नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं में एनसीईआरटी का कितना अधिक महत्व है। हम लोग अक्सर यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस के टॉपर से एनसीईआरटी के महत्व को सुनते हैं तथा इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क के 5 से 10 दिनों तक रहता है। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो चलिए हम इसी कमी को दूर करने के लिए एक नया सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी एनसीईआरटी के पुस्तकों का सभी विषयों का क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे तथा हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको समझते साथ साथ समझने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप लोग इस परिवार में नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी क्लास हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है हमारा भोजन। जो यह कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है। आप लोग सोचे होंगे कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, वो हमारे भोजन कहाँ से आता है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। आज आज आपने अपने घर में क्या क्या खाया है। आज जो है आपने अपने घर में क्या क्या खाया है उसको पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। ठीक है। आप क्या खाए हैं तथा आपका दोस्त ने आज क्या खाना खाया है उसके बारे में पता लगाइए कि दोनों क्या क्या खाए हैं। ठीक है। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है। क्या ऐसा है कि जो खाना आप कल खाए थे वही खाना आज भी खाए हैं। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। क्या यह सत्य बात है कि हम लोग डेली एक ही प्रकार का व्यंजन नहीं लेते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन लेते हैं। ठीक है। सब दिन एक जैसा नहीं होता है। अब चलिए विभिन्न खाद्य पदार्थ को देखते हैं। क्रियाकलाप 1 में हम लोग विभिन्न खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं उसके बारे में देखते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। कहाँ खाते हैं, पूरे दिन भर में खाते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों, क्या है वे अगर अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यदि आप अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करके उसको सूचीबद्ध कीजिए कि हम यहाँ पे क्या खाते हैं। विद्यार्थी अपने दोस्तों का नाम लिखिए कि कौन आपका दोस्त कौन सा क्या खाना खाया है, कौन सा व्यंजन खाया है, और पूरे दिन में खाए गए पदार्थों का क्या कीजिए, यहाँ पे नामांकन कीजिए। ठीक है। हम उसके बाद में आइए कि हम अपने अपने भोजन में क्या, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। ठीक है। अपने भोजन में हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, व्यंजन अनेक प्रकार की व्यंजन खाते हैं। खाने की ये चीज़ें किससे बनी होती है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि जो हम भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन लेते हैं, खाते हैं, वे जो सभी व्यंजन वे किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पके चावल के बारे में सोचिए। अब सिंपल सी आप पके हुए जो चावल हम लोग खाते हैं उसके बारे में सोचिए कि चावल कैसे तैयार होता है। चावल तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कच्चा चावल लेना होता है। क्या लेना है होता है, कच्चा चावल लेना होता है। उसे पानी में उबालते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं कुछ देर के लिए। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। सिंपल सी चावल बनाने में ही हमको क्या होता है, दो सामग्रियों या दो संगठकों का हमको आवश्यकता होती है। एक तो होता है कच्चा चावल और उसके बाद में थोड़ी सी पानी होती है आवश्यकता अनुसार, और उसको कुछ समय तक हम लोग क्या करते हैं, उबालते हैं, तब जा करके हमारी चावल एक तैयार होती है। ये तो रही चावल की बात। ठीक। अब दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता हो जाती है। तो सिंपल सी चावल थी, इसमें दो ही वस्तुओं की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ भोजन तैयार करने में हमें क्या होती है, कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम क्या करें, सिंपल सी सब्जी बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, सब्जी बनाना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल इत्यादि की आवश्यकता होती है। ठीक है। हम सब्जी बनाने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता होती है, कच्ची सब्जी होना चाहिए, नमक होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, तेल इत्यादि की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब आइए आगे क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए और वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के जो भी उदाहरण है उसको 1.2 में दिए गए कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। अब यहाँ पे कुछ सूची दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे रोटी या चपाती, रोटी को चपाती बोलते हैं, तो रोटी या चपाती किससे बनता है, आटा और उसको जल जल दो पदार्थों का मिश्रण होता है। उसके बाद में आटा गूँथते हैं फिर रोटी बनता है।
उसके बाद में दाल बनाने के लिए किन वस्तुओं की किन कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। तो दाल बनाने के लिए कच्ची दाल होना चाहिए, जल होना चाहिए, नमक होना चाहिए, तेल या घी होना चाहिए इत्यादि, और मसाले भी होने चाहिए। और बाकी और भी आप लिख सकते हैं, बाकी और खाद्य पदार्थ लिखिए, उसमें कौन कौन सा उसमें कच्चा सामग्री प्रयुक्त होता है उसको लिखिए। ठीक। क्या आपने देखा क्या आपने क्या क्या हमने देखा है कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप में प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अब ये जो संघटक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कच्ची सामग्रियाँ होती है, ये हमारे कहाँ से आते हैं? अब खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, खाद्य सामग्री और इनके स्रोत के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये सभी कहाँ से आते हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र संख्या 1.2 में दिखाया गया है। चित्र संख्या 1.2 में यहाँ पे दिखाया गया है कुछ पादप स्रोत हैं, ठीक है। और यहाँ पे खाद्य संघटक स्रोत बी में कुछ दिखाया गया है, यहाँ पे मुर्गी के दिखाया गया, ठीक है। यह कहाँ से आता है? यह जो होता है भोजन कहाँ से आता है, ठीक है, कच्ची सामग्रियाँ निश्चित रूप से पौधों से। निश्चित रूप से क्या कहाँ से आती हैं कच्ची सामग्रियाँ? तो पौधे से आते हैं। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? अब गेहूं और चावल का क्या स्रोत हो सकता है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। आपने खेतों में अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो धान और गेहूं के अनेक पंक्तियां क्या देखी होगी? उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। इससे क्या होते हैं? हमको अनाज प्राप्त होते हैं, ठीक है। चित्र संख्या 1.3 में दिखाया गया है। चित्र संख्या 1.3 रहा। 1.3 का ये ए में धान का खेत है, उसके बाद में यहाँ पे गेहूं का परिवहन हो रहा है, ठीक है। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न और सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत है, ठीक है। पौधे किसके किसके स्रोत हैं? अन्न, फल तथा सब्जी इत्यादि के स्रोत हैं, ठीक है। जंतुओं से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं। जंतु से हमको क्या मिलता है? जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन कौन कौन से हैं? दूध है, मांस है, अंडे हैं, तथा जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। अन्य जांतव उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले क्या है? कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, दूध और ये जो है दूध से द्वारा निर्मित उत्पाद है। दूध द्वारा निर्मित क्या है? उत्पाद है। दूध द्वारा उत्पाद कौन कौन सा है? मक्खन है, क्रीम है, दही बनता है, ये सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत लिखिए। जैसे इडली किससे बनता है? तो चावल से बनता है। इसका स्रोत क्या होता है? पौधा पादप। एक बार बिहार दरोगा के पीटी में पूछा हुआ था, क्वेश्चन था कि इडली किससे बनाया जाता है? तो स्टीम से बनाया जाता है, ठीक है। इडली किससे बनाया जाता है? स्टीम यानी भाप से बनाया जाता है। ये साउथ इंडियन डिश है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया था, ठीक है। उसी तरह से ये चिकन करी है। कैसे कैसे खीर बनाने के लिए हमको किस किस सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। आप लोग तो देखा ही होगा कि घी, पनीर और दही का उपयोग हम लोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? गाय, बकरी, भैंस, इसके अलावा कुछ और बताइए। ऊँट भी तो दूध देते हैं, ठीक है। चलिए, भोजन के रूप में पौधे के भाग और कुछ जंतु उत्पाद, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधे हमारे भोजन का क्या है? एक मुख्य स्रोत है, ठीक है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां भी खाते हैं। क्या करते हैं? पत्तियों वाली अनेक सब्जियां भी खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधे के फलों के क्या करते हैं? हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। कभी कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल को काशी फल भी बोलते हैं, इसके फूलों को चावल की पिट्टी में डुबो करके और तल करके पकौड़ी बनाकर खाया है? इस प्रकार प्रयत्न कीजिए, ठीक है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं।
उदाहरण के लिए ऐसे पौधे कौन कौन से, जैसे सरसों के बीज से क्या क्या खाते हैं हम लोग। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग हम लोग साग बनाने में करते हैं। सरसों का उपयोग हम लोग तेल बनाने के लिए भी करते हैं, और सरसों की कच्ची जो पत्तियां होती है, जो हरा होता है पौधा, उसको हम लोग साग बनाने के लिए भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, भोजन के रूप में लेते हैं। अब केला को ही ले लीजिए, कच्चा केला का हम लोग सब्जी बनाते हैं, पका हुआ केला को ऐसे ही फल के रूप में खाते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं। आप सोचिए कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसके फल जो होते हैं उसको हम लोग 2 भागों में खाते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे सारणी 1.4 दिया हुआ है। इसमें पौधा दिया हुआ है कि कौन कौन से पौधा से कौन कौन सा भोजन बनता है। जैसे बैगन का भरता बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो बैगन चाहिए, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य वस्तु भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है, तो बैगन बना के हमको बैगन तो फल ही के रूप में आता है। उसके बाद में तेल चाहिए, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी भी अन्य पौधे से तेल हमको चाहिए, बीज भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और अन्य प्रकार के आप लिख सकते हैं कि किसका किसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्रियाकलाप 5 देखते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज ले लीजिए। आप क्या लीजिए, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। किसमें भरे, जल से भरे हुए एक पात्र में किसको डाल दें, मूंग तथा चने के कुछ सूखे हुए बीज को डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 1 दिन के लिए क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उसे एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं। क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना निकलती है। ये देखिए, ये साबुत मूंग एवं अंकुरित बीज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये साबुत मूंग है और ये अंकुरित हो गया है जब एक दिन हम लोग पानी में इसको पानी में रख दिए थे, तो उबाले नहीं थे। ठीक है, बीज से बाहर निकल आती है। कुछ अंकुरित जो होते हैं बीज से क्या होती है, बाहर निकल आती है। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। अब क्या हो गए हैं, बीज अंकुरित हो गए हैं। ठीक है, चित्र संख्या 1.5 और चित्र संख्या 1.6 में अभी हम देख लिए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढक करके अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरित दिखाई देता है। अंकुरों को सावधानी से धो करके आप इन्हें खा भी सकते हैं। ठीक है, खा भी सकते हैं। अंकुरित अनाज में विटामिन ई पाया जाता है। अंकुरित अनाज में आप लोग याद रखिए, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंकुरित अनाज में विटामिन ई पाया जाता है, जिसको अगर जैसे औरत होती है जिसको अगर बांझपन होता है, उसको नपुंसकता खत्म करने के लिए भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार हो जाता है। उबालने के अलावा उबालने से अच्छा ये अंकुरित अनाज ही फायदेमंद होता है। ठीक है, उसके बाद में आइए मधुमक्खी का छत्ता, यहाँ नहीं आगे है, चना एवं अंकुरित चना। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है। क्या आप जानते हैं, ये चना था, अंकुरित चना। ठीक है, ये क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है। ठीक, क्या आपने कभी एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है। हाँ जी हाँ, बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से क्या करती है, मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। चित्र संख्या 1.7 में दिखाया गया। ये रहा पे 1.7 में, यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। ठीक है, फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। बेसिकली शहद जो क्या होता है, मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन होता है। ठीक है, अब जंतु क्या खाते हैं, जंतु के बारे में देखते हैं कि जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो। जैसे कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, भैंस या बकरी हो सकता है। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य ही होगी कि कौन से पालतू पशु क्या खाते हैं, उनका आहार क्या होता है। ठीक है,
यह भी आवश्यक होगा कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, ठीक है, आपको ये भी जानकारी अवश्य होगी। अन्य जंतु क्या खाते हैं, क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? क्या आपने इन सब को खाना खाते हुए देखा है? ये रहा आपका गिलहरी खाना खा रहा है, गिलहरी जो है अखरोट खाते हुए। क्रियाकलाप 6 देखते हैं। सारणी 1.5 में, किसमें? 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1.5 ये जो दिया हुआ जंतु और उनका भोजन दिया हुआ है। जैसे भैंस क्या खाता है? घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती खाता है। बिल्ली क्या खाता है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध खाता है। उसी तरह से चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य सभी का भोजन के बारे में लिखना है, ठीक है, कि कौन क्या क्या खाता है, ठीक। चलिए आगे हम लोग क्रियाकलाप 7 देखते हैं। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। उन जंतुओं का नाम लिखिए जो क्या खाते हैं? पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जानवर केवल पौधे या पौधे के उत्पाद को खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खा करके उनका आहार अपना बनाते हैं, दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। इन जंतुओं को क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं उनको तीसरे वर्ग में रखते हैं, ठीक है। इनको सर्वाहारी कहते हैं। उनको कौन से जंतु कहते हैं? उनको सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सर्वाहारी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सर्वाहारी है। मनुष्य पादप उत्पाद भी खाता है जैसे पादप उत्पाद, जैसे फल हो गया, ठीक। और प्राथमिक उत्पाद जो प्राथमिक श्रेणी का होता है, जैसे बकरी होता है, खस्सी होता है, इसको भी तो मनुष्य खाता है। तो ये क्या हो गया? सर्वाहारी हो गया मनुष्य, ठीक है। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में क्या कीजिए? लिखिए। शाकाहारी में क्या आता है? शाकाहारी में गाय आता है। मांसाहारी में क्या आता है? शेर। सर्वाहारी में क्या आता है? कौवा आता है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी आप शाकाहारी में लिखिए। सोचिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में और क्या क्या आएगा, इस सब के बारे में क्या करना है? इस सब के बारे में लिखना है, ठीक है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, ठीक। सही बात सुनना, बिल्कुल सही बात सुनना, कि हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमारे भारत में गरीबी काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गया है, ठीक है। सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, ठीक है। अधिक खाद्य उत्पादन क्या किया जा सके? उत्पादन किया जा सके, ताकि हमारे देश की गरीबी दूर हो जाए। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। इतना ही नहीं कि हमको भोजन ही उत्पादन करना है, बल्कि हमको उसको सही सुव्यवस्थित तरीके से सभी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि गरीबी दूर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ सारांश देख लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। बिल्कुल सही बात है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में क्या है? बहुत अधिक विविधता होती है। उत्तर भारत का भोजन अलग होता है, दक्षिण भारत का भोजन अलग होता है, ठीक है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन है? पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, जो जंतु क्या खाते हैं? केवल पादप खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।